औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगी। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आप लोगों को माशाअल्लाह की पढ़ाई करवा रही हूँ, ठीक है। तो आज आप लोगों को मैं आपके नेक्स्ट सबक की पढ़ाई करवाऊँगी। आपके बाब अव्वल, दोम और सोम मुकम्मल हो चुके हैं। आज हम करेंगे बाब चहारम की पढ़ाई, जो कि है तारीख़, सफ़ा नंबर 36 पे। चलिए सफ़ा नंबर 36 ओपन करते हैं जी। ये है बाब चहारम, तारीख़। पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तहज़ीबों का आगाज़। इंसानी ज़िंदगी जो जो अपने मनाजिल तय करती गई, इसमें बतदरीज निखार आता गया। लोग बेहतर मेयार ज़िंदगी अपनाने लगे और यूँ इंसानी तहज़ीब का आगाज़ हुआ। इंसान तरक्की की मंजिलें तय करता हुआ आगे बढ़ा, रहन सहन के नए तरीक़ों को अपनाया, माशरे का अमल वजूद में आया, रियासतें और हुकूमतें कायम हुई और इंसानी तहज़ीब का एक नया आगाज़ हुआ। यूनानी तहज़ीब क़ब्ल अज़ मसीह से 146 क़ब्ल अज़ मसीह। यूनानी तहज़ीब आज से करीबन 4000 साल क़ब्ल बहरे रूम के किनारे परवान चढ़ी। कदीम यूनानी यूरोप और मगरबी एशिया के बेशतर इलाकों पर मुश्तमिल था। यह खित्ता अपने बुलंद व बाला पहाड़ों, अजीम समंदरों और खूबसूरत जजीरों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था। कदीम यूनान कई शहरों में तकसीम था, जैसे एथेंस, स्पार्टा, थेबेस और ओलंपिया। इन शहरों की अपनी हुकूमतें, कवानीन और फ़ौज थी। एथेंस, स्पार्टा कदीम यूनान के दो अहम शहर थे। ये दोनों आपस में जंग करते रहते थे। बाज़ औक़ात ये यूनान को गैर मुल्की हमला आवरों से बचाने के लिए मुत्तहिद भी हो जाते थे, लेकिन इन दोनों शहरी रियासतों की सकाफ़त बिल्कुल मुख्तलिफ थी। स्पार्टा के लोग अपना ज़्यादातर वक्त जंग करने लड़ने के तरीक़ों पर सर्फ करते थे, जबकि एथेंस के लोग फ़नून लतीफ़ा में दिलचस्पी रखते और तालीम पर ज़्यादा तवज्जो देते। कदीम यूनानी बहुत से देवताओं देवियों को पूजते थे। वो ज़ेवस को इन तमाम देवताओं और देवियों का हुक्मरान मानते थे। उन्होंने हर शहर में इबादत गाहें बना रखी थी, जिनकी देखभाल के लिए मखसूस लोग मुतय्यन थे। यूनानी अपनी बेशतर सरकारी इमारतों, मंदिरों वगैरह में संतूरों का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने बड़े बड़े थिएटर तामीर कर रखे थे, जहाँ ड्रामे पेश किए जाते थे। कदीम यूनानी घरों के दरमियान में सहन बना हुआ था और इनके इतराफ़ में मुख्तलिफ़ कमरे होते थे। कमरों में रोशनदान बने होते थे। कदीम यूनान में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी, माहीगीरी और तिजारत करते थे। इनके अलावा कई लोग फ़ौजी, आलिम, साइंसदान और फ़नकार थे। ओलंपिक खेल। दुनिया में ओलंपिक खेल कदीम यूनानियों ने ही मुतारिफ़ करवाए। इन खेलों का आगाज़ 776 क़ब्ल अज़ मसीह में यूनान के शहर ओलंपिया में हुआ। इसलिए इसको ओलंपिक्स का नाम दिया गया। इन खेलों में मैराथन, कुश्ती, बॉक्सिंग वगैरह शामिल थे। जदीद ओलंपिक का आगाज़ भी 1896 में यूनान से हुआ। रूमी तहज़ीब दुनिया की वसी और ताकतवर तरीन तहज़ीबों में से एक थी। इस तहज़ीब का आगाज़ 753 क़ब्ल अज़ मसीह रूम से हुआ, जो एक छोटा कस्बा था। रूम अब यूनान के करीब मौजूदा इटली में वाक़या एक शहर है। रूम की बुनियाद इसके पहले बादशाह रोमुलस ने रखी थी। रोमियों ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपनी सल्तनत को वसअत देना शुरू की। 146 क़ब्ल अज़ मसीह में उन्होंने यूनान फ़तह कर लिया। 117 ईस्वी तक उन्होंने बहरे रूम के इर्द गिर्द की तमाम अराज़ी और यूरोप के गिर्द इलाकों, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड पर भी अपनी हुकूमत कायम कर ली। कदीम रूम एक मतनू माशरे पर मुश्तमिल मुल्क था। मुख्तलिफ ग्रोह अपने अपने देवताओं, देवियों की पूजा करते थे। ये लोग रूहों की पूजा भी करते थे। इनकी ज़ुबान लातीनी थी। रोमियों ने रोमन अदाद का निज़ाम मुतारिफ़ करवाया, जो आज भी इस्तेमाल हो रहा है। रोमन हरूफ तहज्जी का असर जदीद दौर के अंग्रेज़ी के हरूफ में भी देखा जा सकता है। रूमी एक मेहनती और ज़हीन कौम थी। वो मुख्तलिफ़ पेशों से मुंसलिक थी, जिनमें काश्तकारी, मामारी, फ़ौज, तजारत, कारीगरी, वकालत, तदरीस और फ़नकारी शामिल थे। कदीम रूम में हुकूमत का एक बाकायदा निज़ाम मौजूद था। लोग सरकारी नौकरियां भी करते थे। रूमी आला दर्जे के इंजीनियर और मामार थे। उन्होंने अपनी तामीरात में मेहराबों, गुंबदों में को शामिल किया। उन्होंने घरों में पानी पहुँचाने के लिए पक्के नाले बनाए। रोमियों ने बहुत सी वसी और रीज़ इमारतें तामीर की। इनमें तमाशगाहें, गुसलखाने, हमाम, कई मंजिला रहायशी इमारत शामिल थी। रूमी तहज़ीब में ख़ानदान का हाकिम सबसे मर्द होता था। इसके पास ख़ानदान के हर फ़र्द के बारे में फ़ैसला करने का इख्तियार होता था। गंधारा तहज़ीब। गंधारा एक कदीम मुमलिकत का नाम है। यह खित्ता मौजूदा दौर के पेशावर, दरियाए सवात और दरियाए काबिल अफ़गानिस्तान की वादियों पर मुश्तमिल था। कदीम ज़माने में गंधारा हिंदुस्तान, वस्ती एशिया और मशरिक़ वस्ती के माबैन अहम तिजारती रास्ता था। 522 से 786 क़ब्ल अज़ मसीह तक ये खित्ता ईरानियों के ज़ेर असर रहा। 326 से 327 क़ब्ल अज़ मसीह में यूनानी जंगजू सिकंदर आज़म ने इसे फ़तह कर लिया। इसके बाद इस पर हिंदुस्तान के
मौर्य ख़ानदान की हुकूमत रही। चंद्रगुप्त मौर्य या इस दौर का मारूफ बादशाह था। इसने बरसगीर पाक व हिंद के मौजूदा इलाकों पर मुश्तमिल पहली मरकज़ी हुकूमत कायम की। इसके दौर में फ़नून दस्तकारियों को तरक्की मिली। कानूनी ज़राअत, तजारत, जहाज़रानी पर मुश्तमिल पहली मरकज़ी हुकूमत कायम की। इसके दौर में फ़नून और दस्तकारियों को तरक्की मिली। कानूनी ज़राअत, तजारत और जहाज़रानी मवासलात मासूल के शोबे कायम किए गए। इस दौर में नहरी निज़ाम भी कायम हुआ। गंधारा तहज़ीब के अहम शहर पेशावर और टेक्सला हैं। इस खिते पर ईरानियों की हुकूमत से पहले गंधारा में हिंदू मत नुमाया मज़हब था। बाद में बुद्ध मत को सरकारी मज़हब बना दिया गया। बुद्ध मत करीबन 1000 साल तक इस खिते पर फैलता रहा। इसको फैलाने में मौर्य सल्तनत के हुक्मरान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोका ने अहम किरदार अदा किया। इसने बुद्धों की खानकाहें बनवाई। एशिया में इस मज़हब को फैलाने के लिए मजहबी रहनुमा भिजवाए। इसने बुद्ध मत के पैगामात गुज़रगाहों, मीनारों, पहाड़ों पर करवाए। इसके दौर में बुद्ध मत तिब्बत, चीन, मंगोलिया, जापान तक फैल गया। 5वीं सदी में वस्ती एशिया से आने वाले खाना बदोशों ने गंधारा तबाह कर दिया। इसको सफ़ेद हंस कहा जाता है। गौतम बुद्ध बुद्ध मत के बानी थे। वो मौजूदा नेपाल में पैदा हुए। उन्होंने तकरीबन 45 साल तक बुद्ध मत की तरवीज की। एक फ़लसफ़ी उस्ताद और मजहबी रहनुमा थे। इनके ख़याल में दुनिया और दुनिया के बाहर राहत हासिल करने का तरीका सिर्फ ये है कि नेक और पाक ज़िंदगी गुजारें, तमाम जानदारों पर रहम करें, किसी को मत सताएं। गंधारा आर्ट पूरी दुनिया में मशहूर है। गंधारा की तहज़ीब पर मुख्तलिफ़ कौमें हुक्मरान रही, इसलिए इसके आर्ट में यूनानी, शामी, ईरानी और हिंदुस्तानी तहज़ीबों का असर शामिल है। गंधारा के लोग पत्थरों और रेत की मदद से बुद्ध मत के बानी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के मुजस्मे बनाते थे। बुद्धा की तस्वीरों को वो चट्टानों, इमारतों, स्टोपर भी तराशते थे। तख्त भाई और मर्दान खैबर पख्तूनख्वा में बुद्ध मत के एक मशहूर स्टोपा की बाक़यादत आज भी मौजूद हैं। जी, यहाँ पे हमारा बाब चहारम का पहला जो सबक है वो मुकम्मल हो रहा है। अब हम बाब चहारम का दूसरा सबक जो है पाकिस्तान की तारीख़ी शख्सियात, अब हम उसकी पढ़ाई करेंगे। दुनिया में ऐसे अफराद भी होते हैं जो अपने हौसले, इरादे और बहादुरी की बिना पर दीगर तमाम लोगों से नुमायाँ होते हैं। ये लोग जिस काम का अज़म करते हैं इसे पूरा करते हैं। इनके काम लोगों की ज़िंदगियों पर नुमायाँ असर डालते हैं। इन्हें खूबियों की बिना पर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और तारीख़ी शख्सियात कहलाते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहि भी ऐसी ही शख्सियत थे। आपका अज़म था कि पाकिस्तान बन के रहेगा। आपने अपने इस इरादे को बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों के साथ मिलकर अमनी जामा पहनाया, जिसकी बदौलत आज हम एक आज़ाद मुस्लिम रियासत में आज़ादी का सांस ले रहे हैं। आइए ऐसी शख्सियात के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपनी बेमिसाल खिदमत से बरसगीर पाक व हिंद की तारीख़ में नाम पैदा किया। पहले हैं सर सैयद अहमद ख़ान, जो कि 1817 में पैदा हुए और 1898 में उनकी वफ़ात हुई। सर सैयद अहमद ख़ान एक मुसन्निफ़, उस्ताद और फ़लसफ़ी थे। उन्होंने मुसलमानों की तालीम तरबियत और बेदारी के लिए भरपूर जद्दोजहद की। 1857 की जंग आज़ादी के बाद का दौर 1857 की जंग आज़ादी मुसलमानों और हिंदुओं ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मिलकर लड़ी थी। बदकिस्मती से मुसलमान और हिंदू इस जंग में कामयाब ना हो सके। हिंदू रहनुमाओं ने अंग्रेज़ों को यकीन दिलाया कि वे इनके साथ हैं। जंग आज़ादी में सिर्फ मुसलमानों ने ही हिस्सा लिया था, क्यों अंग्रेज़ों ने इस जंग का ज़िम्मेदार सिर्फ मुसलमानों को ठहराया और इनको माशी, सियासी, माशरती तौर पर कमज़ोर कर दिया। ये वो हालात थे जिन्होंने दो कौमी नज़रिए की राह हमवार की। सर सैयद अहमद ख़ान पहले मुसलमान रहनुमा था जिन्होंने बरसगीर के मुसलमानों के लिए कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सर सैयद का ख्याल था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, क्योंकि इनका मज़हब, तारीख़, सक़ाफ़त, तहज़ीब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वो एक साथ नहीं रह सकते। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों कौमों में मुखालफत बढ़ती चली गई। इन ख़यालात की बुनियाद पर सर सैयद अहमद ख़ान को दो कौमी नज़रिए का बानी कहा जाता है। सर सैयद अहमद ख़ान चाहते थे कि मुसलमान अपने हकूक़ पहचानें, दूसरी अक़वाम के शाना बशाना तरक्की करें। इनका मानना था कि मुसलमान जदीद तालीम ही के ज़रिए से अपनी शनाख्त कायम कर सकते हैं। उन्होंने मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए तहरीक अलीगढ़ का आगाज़ किया। इस तहरीक के तहत बहुत से स्कूल और इदारे कायम किए, जिनकी तफसील ये है कि 1859 में मुरादाबाद और 1862 में गाज़ीपुर में स्कूल कायम किए गए। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी गई। इस इदारे का मकसद अंग्रेज़ी ज़ुबान की किताबों का उर्दू में तर्जुमा करना था। इस सोसाइटी ने दो ज़ुबानों अंग्रेज़ी और उर्दू में एक जरीदे का भी आगाज़ किया। 24 मई 1875 को अलीगढ़ में मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल स्कूल कायम किया गया। इसको 1877 में कॉलेज और फिर 1920 में यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। अलीगढ़ कॉलेज के तलबा ने तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बेगम राना लियाकत अली ख़ान।
बेगम राना लियाकत अली खान तहरीक पाकिस्तान की सरकर्दा कारकुन और मुमताज़ सियासी शख्सियत थी। वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की अहलिया थी। उन्होंने तहरीक पाकिस्तान के जद्दोजहद में अपने शोर के शाना बशाना काम किया और ख़वातीन में सियासी शऊर उजागर करने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने मुस्लिम लीग के 1940 के इजलास में भी शिरकत की। क़याम पाकिस्तान के बाद वो मुल्क की ख़वातून अव्वल बन गई। उन्होंने ख़वातीन और बच्चों की फ़लाह बहबूद के लिए बहुत से मनसूबों का आगाज़ किया। उन्होंने भारत से पाकिस्तान हिजरत करने वाली ख़वातीन और बच्चों के लिए सेहत की सहूलियात का अहतमाम किया। 1949 में उन्होंने ऑल पाकिस्तान वीमेन एसोसिएशन के नाम से एक इदारा कायम किया। इस इदारे के तहत स्कूलों और कॉलेजों का एक सिलसिला कायम किया गया ताकि ख़वातीन तरक्की कर सकें। उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान की सफ़ीर के तौर पर काम किया। 1973 में वो सूबा सिंध की गवर्नर बन गई। वो पाकिस्तान की पहली खातून सूबाई गवर्नर थी। बेगम जहां आरा शाहनवाज़ का शुमार भी बाअसर शख्सियात में होता है। वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पहली खातून रुकन थी। उन्होंने गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसों में भी बरसगीर की ख़वातीन की नुमाइंदगी की। 1935 में उन्होंने पंजाब में ख़वातीन मुस्लिम लीग तश्कील दी। 1937 में वो पंजाब की कानून साज असम्बली की रुकन मुंतखब हुई। उन्होंने पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तालीम, मेडिकल रिलीफ और सेहत आमा के तौर पर खिदमात अंजाम दी। क़याम पाकिस्तान के बाद इनका सियासी सफ़र जारी रहा। उन्होंने पाकिस्तान की कानून साजी असम्बली की रुकन के तौर पर खिदमात अंजाम दी। वो ख़वातीन और बच्चों की बहबूद की कई तंजीमों से भी वाबस्ता रहे। इन तंजीमों में अंजुमन हमायत इस्लाम, रेड क्रॉस सोसाइटी वगैरह शामिल हैं। उन्होंने तालीमी और माशरती मौज़ूआत पर कई किताबें भी लिखे। चौधरी रहमत अली पाकिस्तान की तश्कील के इब्तदाई हामियों में से एक थे। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से वकालत की तालीम हासिल की। इंग्लैंड में अपने क़याम के दौरान उन्होंने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट का आगाज़ किया। उन्होंने मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासत के असूल के बारे में मुख्तलिफ़ किताबें शाया की है। 28 जनवरी 1933 को उन्होंने अभी या कभी नहीं के नाम से एक पम्फलेट जारी किया, जिसमें उन्होंने पहली बार पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया। अब तक हमने इन तमाम नुमाया शख्सियात के बारे में पढ़ा जिन्होंने अपनी खिदमात से क़याम पाकिस्तान के असूल को मुमकिन बनाया। आइए अब हम क़याम पाकिस्तान में सूबों और इलाकों के किरदार के बारे में जानते हैं। क़याम पाकिस्तान में सूबों का किरदार। क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में पाकिस्तान के हर खित्ते ने भरपूर हिस्सा लिया। आइए इनके बारे में जानते हैं। सिंध। मुसलमानों ने करीबन 900 साल बरसगीर पर हुकूमत की। मुसलमानों की हुकूमत अंग्रेज़ों के तसल्लुत तक कायम रही। अंग्रेज़ों ने यह बतदरीज बरसगीर के मुख्तलिफ़ इलाकों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। 1843 में बरतानवी हुक्मरानों ने सिंध पर कब्ज़ा कर लिया। उन्होंने बम्बई यानी कि मुंबई को सिंध का हिस्सा बना दिया। इसे अपने इंतज़ामी मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कायद-ए-आज़म ने सिंध को बम्बई से अलग करने पर बहुत ज़ोर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि सिंध की बम्बई से अलहदगी मुसलमानों के हकूक़ के लिए अहम कदम साबित होगी। बलाखिर 1936 में सिंध को एक अलग सूबा बना दिया गया। नेक्स्ट है पंजाब। सूबा पंजाब हमेशा से सियासी सरगर्मियों का मरकज़ रहा। पंजाब के मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर जमा करने के लिए सर मियां मोहम्मद शफ़ी 1906 में पंजाब मुस्लिम लीग कायम की। पंजाब की सियासत में लामा मोहम्मद इकबाल, सर मियां मोहम्मद शफ़ी और मलिक बरकत अली ने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतख़ाबात की हमायत की ताकि मुसलमान अपनी अलहदा शनाख्त हासिल कर सकें। 1930 में लामा मोहम्मद इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद में 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर तक़सीम हिंद की तजवीज़ पेश की। मुसलमान रहनुमाओं की अपील पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह इंग्लैंड से वापस आ गए और मुसलमानों की क़यादत संभाली। 23 मार्च 1940 को लाहौर के मिंटो पार्क में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास मुनक़्क़द हुआ। इस इजलास में मुसलमानों ने अलहदा वतन के मुतालबे के लिए करारदाद पेश की, जिसे करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया। आज़ाद रियासत पाकिस्तान के असूल के लिए पंजाब के तलबा ने दिन रात मिसाली काम किया। पंजाब मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन आज़ाद रियासत ने पंजाब के शहरों देहातों में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम पहुँचाया। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों से 3 जून 1947 को पंजाब के मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों को पाकिस्तान शामिल करने का ऐलान किया गया। खैबर पख्तूनख्वा पुराना नाम शुमाल मगरबी सरहदी सूबा बरसगीर पाक व हिंद का सबसे आखिरी खित्ता था जिस पर अंग्रेज़ों का तसल्लुत कायम हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अंग्रेज़ों के तसल्लुत के ख़िलाफ़ थी। उन्होंने अंग्रेज़ी के सामने कभी भी हथियार नहीं डाले। यही वजह थी कि बरतानवी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की को कभी अहमियत नहीं दी। उन्होंने यहाँ के लोगों को सियासत से दूर रखने की पूरी कोशिश की। बरसगीर पाक व हिंद के दूसरे सूबों में जब आज़ादी की तहरीक का आगाज़ हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने भी अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। 1913 में सर साहिबजादा अब्दुल क़य्यूम ख़ान ने इस्लामिया कॉलेज पेशावर और कॉलेजिएट स्कूल कासिंग
की बुनियाद रखी। इन इदारों ने पख्तूनों में सियासी शऊर बेदार किया। इस्लामिया कॉलेज पेशावर के तलबा ने तहरीक पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लिया और करारदाद पाकिस्तान की हमायत की। करारदाद पाकिस्तान 1940 की मंजूरी में खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की नुमाइंदगी सरदार औरंगज़ेब खान, बेगम ज़री सरफराज, मियाँ ज़ियाउद्दीन बहादुर, सादुल्ला खान और दीगर रहनुमाओं ने की। सरदार अब्दुल रब नश्तर भी तहरीक पाकिस्तान में नहायत सरगर्म रहे। वो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के करीबी साथियों में से थे। वो खैबर पख्तूनख्वा की कानून साजी के मेंबर रहे। उन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा की ज़िम्मेदारी भी अदा की। तक़सीम हिंद के ऐलान के बाद जुलाई 1947 में खैबर पख्तूनख्वा में एक रेफ़रेंडम कराया गया। इस रेफ़रेंडम का मकसद ये था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या भारत में। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की अक्सरियत ने पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान किया और यूं ये पाकिस्तान का सूबा बना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने 1936 में इस्लामिया कॉलेज पेशावर का दौरा किया। इस मौके पर इन इस्लामिया कॉलेज की खैबर यूनियन की ताहयात एजाज़ी रुकनियत दी गई। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जायदाद का एक तिहाई हिस्सा कॉलेज के लिए वक्फ कर दिया। बलूचिस्तान मेहरगढ़ के कदीम तहज़ीब का घर है। इस तहज़ीब का आसार दरे बोलान, कोयटा, सिबी के दीगर इलाकों से दरियाफ़्त हुए हैं। यहाँ की आवाम फितरी तौर पर आज़ादी पसंद है। सूबे के लोगों ने कभी भी आज़ादी को कबूल नहीं किया। यह खित्ता बरसगीर के बाकी खित्तों के मुकाबले में ज़्यादा पसमानदा था। यहाँ तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ भी काफ़ी देर बाद हुआ। 1939 में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की हदायत पर काजी मोहम्मद ईसा ने बलूचिस्तान मुस्लिम लीग को मुस्तहकम किया। काजी मोहम्मद ईसा की अहलिया बेगम सईदा काजी ने भी तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह कोयटा तशरीफ़ लाए तो इनके जलसे का इंतज़ाम करने में वो पेश थी। फ़ज़ल अहमद गाज़ी, मलिक अब्दुल्ला खान कासी और फ़तह मोहम्मद ने बलूचिस्तान की अवाम की रहनुमाई की। बलूचिस्तान की अवाम ने करारदाद पाकिस्तान 1940 की भरपूर हमायत की। बलूचिस्तान की शाही जरगे ने जून 1947 में पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला किया। इस फ़ैसले में नवाब मोहम्मद ख़ान चौगज़ी और मीर जाफ़र ख़ान जमाली पेश थे। गिलगित बल्तिस्तान जब तहरीक पाकिस्तान अपने अरूज पर थी, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान महाराजा की ज़ेर नगीं थी। 3 जून के मंसूबे के तहत तमाम आज़ाद रियासतों को इख्तियार दिया गया कि वह पाकिस्तान या भारत में शामिल हो जाएं। महाराजा हरी सिंह ने अवाम की उमंगों को पसे पुश डालकर भारत के साथ इल्हाक़ का फ़ैसला किया। इस पर गिलगित स्काउट्स और कश्मीर 6 इन्फेंट्री के जवानों ने मिर्ज़ा एहसन खान, बाबर खान, शाह खान वगैरह की क़यादत में डोगरा राजा के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत किया। 1 नवंबर 1947 को गवर्नर घनसारा सिंह की हुकूमत को ख़त्म करके गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी का ऐलान कर दिया। 2 नवंबर 1947 को स्काउट लाइन में पाकिस्तान का झंडा लहरा कर एक अबूरी हुकूमत कायम की। शाह रईस खान इसके सदर और मिर्ज़ा एहसन खान कमांडर इन चीफ मुकर्रर हुए। सरदार मोहम्मद आलम खान ने 16 नवंबर 1947 को गिलगित पहुंचकर इलाके का नज़्म व नस्क संभाला और इलाके पर हुकूमत की अमलदारी कायम हो गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर वज़ीर पाक हिंद में तक़सीम के वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर भी आज़ाद रियासत थी। इसकी बेशतर आबादी मुसलमान है। वज़ीर पाक हिंद में आज़ादी की लहर ने यहाँ के अवाम को बहुत मुतासर किया। सैयद ज़ियाउद्दीन अंदराबी तहरीक पाकिस्तान के नुमाया रहनुमा थे। उन्होंने 23 मार्च 1940 के जलसे में कश्मीरियों की वफ़द की नुमाइंदगी की और करारदाद पाकिस्तान की भरपूर हमायत की। चौधरी गुलाम अब्बास का शुमार भी कश्मीर के नुमाया रहनुमाओं में होता है। वज़ीर पाक हिंद की तक़सीम के वक्त आज़ाद रियासतों को इख्तियार दिया गया कि वो पाकिस्तान या भारत में शामिल होने या आज़ाद रहने का फ़ैसला कर सकती हैं। कश्मीर के लोग पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का इल्हाक़ भारत से कर दिया। इस पर कुछ कश्मीरी अवाम ने महाराजा के ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान कर दिया और कश्मीर का कुछ हिस्सा आज़ाद करवा के पाकिस्तान में शामिल हो गए। जी, यहाँ पे आप लोगों के बाब नंबर 4 का वो कंप्लीट हो गया। उसके 2 असबाक थे, दोनों असबाक की मैंने आपको पढ़ाई करवा दी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।